की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उनका लक्ष्य क्या था। जैसे हम लोग लगभग 200 वर्षों की गुलामी की जंजीर से छूटे थे और हमारा ये भी उद्देश्य था, हमारे जो संविधान निर्माणकर्ता थे, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग वाले थे, उन लोगों का एक कल्पना थी कि ऐसे व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसी व्यवस्था के तहत शासन सत्ता को स्थापित किया जाए कि किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर ना रहे। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने, भाई जो है संविधान के तहत ही सब कुछ चल रहा था, तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने सोचा कि हम लोग एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। संविधान निर्माताओं का मूल लक्ष्य क्या था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में इन लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की और नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों को समाहित करने का प्रयास किया, उन सभी आदर्शों को समाहित करने का प्रयास किया जिसके कार्य रूप में, जिसको मूर्त रूप होने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इनका उद्देश्य क्या था कि इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है उसको इस नीति निर्देशक तत्वों में इतने आदर्शों को समाहित किया जाए कि अगर वो नीति निर्देशक तत्व के आदर्श को मूर्त रूप दे दिया जाए तो स्वतः ही एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाए। आपको याद होगा कि जब हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें 1945 ईस्वी में एक कमेटी बनी थी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। हमारे नीति निर्देशक तत्वों की नींव यहीं से पढ़ना शुरू हो गई। हम लोग देखते हैं कि 1945 ईस्वी में कमेटी बनी, कौन सी? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की। कब बनी? 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कमेटी बनी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा कि अधिकार को दो भागों में बांट दिया जाए। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो हमारे अधिकार हैं इसको दो भागों में बांट दिया जाए। एक कौन सा था? एक था परिवर्तनीय और दूसरा था अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब वे अधिकार जिनको छीनने या कम करने में आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। अपरिवर्तनीय वो अधिकार थे जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो जब हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने देखा कि संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। इन्होंने कहा कि जो पहले 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, क्यों नहीं एक काम किया जाए कि जो अधिकार वहां पर दो भागों में बांटा गया था, हम भी अपने संविधान में इस बात का उल्लेख करें कि अधिकार को दो भागों में बांट दिया जाए। इन्होंने कहा, किसने कहा? बी.एन. राव साहब ने, कि अधिकार को दो भागों में बांट दिया जाए। चूंकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो इनके बातों का जो है भाई वजूद बनेगा। तो बी.एन. राव ने क्या कहा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार होने के नाते हम एक सुझाव दे रहे हैं आप लोगों को कि यह अधिकारों को दो भागों में बांट दिया जाए। इन्होंने कहा कि पहला अधिकार क्या होगा? न्यायोचित कर दीजिए। पहला अधिकार न्यायोचित होगा। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा गैर न्यायोचित। अब देखिए, न्यायोचित में सेम चीज है, बस शब्द केवल बदल दिए गए हैं। यहाँ परिवर्तनीय, यहाँ परिवर्तनीय, यहाँ न्यायोचित, गैर न्यायोचित। न्यायोचित में वो अधिकार थे कि जिन अधिकारों का हमें गारंटी दी गई संविधान में, कुछ अधिकार ऐसे थे जिन्हें हमें संविधान में गारंटी दी गई। उन गारंटी में क्या था कि अगर आपके अधिकारों को कम किया जाए, छेड़छाड़ किया जाए, छीना जाए, तो आप सीधे कहाँ पहुंचेंगे? कोर्ट पहुंचेंगे। न्यायालय आपके अधिकार को दिलाने में आपकी मदद करेगा। जो न्यायालय होगा आपका अधिकार जो है उसको दिलाने में आपकी सहायता करेगा। इस पहले
जो अधिकार के तहत बी.एन. राव के सुझाव के तहत यह व्यवस्था थी कि जो मूल अधिकार हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो आपको संविधान में अधिकारों की गारंटी दी जा रही है, उसके तहत आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय आपके अधिकारों को दिलाने में आपकी सहायता करेगा। गैर न्यायोचित में क्या था कि संविधान में तो लिखा जाएगा कि ये भी आपके अधिकार है, लेकिन इसमें क्या था कि राज्य का कर्तव्य बना दिया गया, राज्य का सिद्धांत बना दिया गया, राज्य का आदर्श बना दिया गया कि आप जो वर्णित है संविधान में अपने नागरिकों को दिलाने का आप प्रयास करिएगा। लेकिन अगर राज्य नहीं दिलाता है, जो अधिकार इसमें वर्णित है राज्य का कर्तव्य है कि दिलाए, लेकिन अगर राज्य नहीं दिलाता है अपने नागरिकों को वो अधिकार किसी भी कारणवश, तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो इनके जो सुझाव थे, तो संविधान सभा ने इस पे काफी विचार विमर्श किया और संविधान सभा ने विचार करने के बाद यह फैसला किया कि सही है कि इसके जो अधिकार हैं इसको दो भागों में बांट दिया जाए और इसको अपने संविधान में उल्लिखित कर दिया जाए। तो इस गैर न्यायोचित वाले को हम यूं कह सकते हैं कि राज्य के लिए जो नैतिक उपदेश दिया गया, राज्य के लिए सिद्धांत था तो नैतिक उपदेश दे दिया गया। तो इसको जो है संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान में शामिल कर लिया और इस तरीके से बी.एन. राव के सुझाव पर जो अधिकार को दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला न्यायोचित, न्यायोचित का मतलब भाग 3 का निर्माण हुआ, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स। आपने देखा होगा कि जरा से भी अधिकार में छेड़छाड़ हुई तो हम लोग सीधे कोर्ट पहुंच जाते थे, कोर्ट हमारा जो है अधिकार दिलाने में मदद करता था। और इस गैर न्यायोचित के तहत भाग 4 का निर्माण हुआ। भाग 4 का निर्माण हुआ। भाग 4 में क्या है, आप राज्य के लिए जो है आदर्श वक्तव्य दिया गया है, राज्य का सिद्धांत क्या होगा। तो इस गैर न्यायोचित से किसका निर्माण हुआ, भाग 4 का निर्माण हुआ। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण हुआ। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण बी.एन. राव के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनके सुझाव पर संविधान सभा ने अधिकार को दो भागों में बांटा। पहले भाग के तहत भाग 3 का निर्माण हुआ, न्यायोचित अधिकार, और दूसरे भाग जो गैर न्यायोचित था उसके तहत भाग 4 का निर्माण हुआ। भाग 4 में क्या, नीति निर्देशक तत्व। यह नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने लिया कहां से, नीति निर्देशक तत्व जो हम लोगों ने अपने संविधान में समाहित किया। आपको याद होगा कि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण में जो संवैधानिक सभा थी वो ये चाह रही थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना छोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग 200 वर्षों की गुलामी से छूटे थे और हम लोग ये चाह रहे थे, हमारे जो बुद्धिजीवी थे, संविधान सभा का निर्माण करने वाले थे, उनका यह विचार था कि ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहां किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, समझा और उसकी अच्छी बातों को उठा के अपने यहाँ अपने संविधान में लिख दिया। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने कहां से लिया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहां से आया, तो ये आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। ये संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों के लिए संविधान सभा ने संविधान निर्माणकर्ताओं को कहा कि आप अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में इसका वर्णन है। इसका नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में है। ये हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता है, उसकी अच्छाई है, उसको बेहतरीन तरीके से सजाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया। हालांकि इस अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, उसके अलावा भी संविधान निर्माणकर्ताओं ने नीति निर्देशक तत्वों का व्यवस्था किया। उस संविधान में हमारा जो संविधान लिखा गया उसमें इस अनुच्छेद 36 और 51 के अलावा भी ऐसी कई जगहों पर इसका उल्लेख हुआ कि जो राज्य को निर्देश देता है। जैसे इन अनुच्छेद 335 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अन्य जगह पर वर्णित है, तो कहाँ है, अनुच्छेद 335
अनुच्छेद 335 में क्या कहता है? सरकारी पद, सरकारी सेवाओं में, जैसे सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं, सरकारी सेवा में आप जाते हैं, तो ये क्या कहता है? राज्य को निर्देश दे रहा है। निर्देश क्या दे रहा है हम देखते हैं। कह रहा है सरकारी सेवा या पदों पर नियुक्तियों के, सरकारी सेवा और पदों पर नियुक्तियों के समय, क्या कर रहा है? नियुक्तियों के समय एससी एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, किसकी? एससी और एसटी, सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के समय एससी एसटी के दावों का, ये कोई दावा करें, दावों का सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के समय, नियुक्तियों के जब हो रही है उस समय एससी एसटी के दावों पर अगर विचार करना है। क्या कर रहा है? सरकारी सेवाओं और पदों पर, भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सबसे कमजोर था, इन्हें आरक्षण मिला हुआ है, तो अगर इसके तहत ये लोग दावा करते हैं तो क्या करना है राज्य को? प्रशासन की दक्षता, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ जो है विचार करना है। राज्य को निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के समय कोई दावा करे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि प्रशासन की दक्षता बनाई रखी जाए, प्रशासन के ऊपर उंगली ना उठे। प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के साथ इनके दावों पर आप विचार करिए। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 का क्या कहता है? राज्य या स्थानीय प्राधिकारी, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी इनका क्या कार्य है? राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों की ये जिम्मेदारी है, इनका कर्तव्य है। हमने कहा ना कि जो ये भाग 4 का निर्माण हुआ है इसमें राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है कि आपका सिद्धांत क्या है, आप किन कर्तव्यों का पालन करते हुए कानून बनाएंगे, या संविधान में जो अधिकार आपके अपने नागरिकों के उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था है तो आप किस सिद्धांत के तहत या आप किन कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके लिए कानून बनाएंगे, जिससे नीति निर्देशक तत्वों के आदर्श जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याणकारी भावना से जो है प्रेरित हो और लोक कल्याण की भावना जो है लोगों में पनपित हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो ये राज्य का सिद्धांत था, राज्य के लिए व्यवस्था बनाई गई, राज्य का कर्तव्य बनाया गया। लेकिन अगर राज्य नहीं करेगा, हमने पीछे देखा ना कि अगर राज्य नहीं करेगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। देखिए आप समझिएगा, आप रटने का प्रयास मत करिएगा, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में नोट्स बनाइए। ये नहीं कि किताब में कुछ शब्द, कठिन शब्दों को चयन कर दिया गया या हम कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत पूछिए, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत पूछिए। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपनी भाषा में बनाइए, अपने शब्दों में बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप जो ही उसको देखेंगे तो आपको उसकी पूरी व्याख्या याद हो जाएगी। जैसे अनुच्छेद 350 का क्या कहता है? राज्य और स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी क्या करें कि जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, किस अल्पसंख्यक की बात कर रहा है? भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं। जैसे एक भाषा ऐसी है जिसको कम बोलने वाले लोग, कम भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इनके जो बच्चे हैं अगर उनको उस भाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी तो शिक्षा से दूर हो जाएंगे। और हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं का प्रमुख लक्ष्य था कि सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर क्या था कि अनुच्छेद 350 काम में कहता है कि राज्य स्थानीय प्राधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। किस भाषा में? मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जब उनको मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी तो शिक्षा को समझेंगे। भाई शिक्षा अगर उनकी भाषा में दी जाएगी तो जाहिर बात तो समझेंगे। अगर वो शिक्षा किसी दूसरी भाषा में दी जाएगी तो बच्चा समझेगा नहीं, और जब समझेगा नहीं तो शिक्षा से दूर चला जाएगा। इसलिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 350 के काम में कहा कि राज्य
या स्थानीय प्राधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है राज्य और स्थानीय प्राधिकारी, इनके कर्तव्य बना दिया। कहा कि जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक स्तर की शिक्षा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है ये जो है मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। अब भाई जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा से जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे स्वतः अन्य भाषाओं को भी समझना शुरू कर देगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 350 में इसका वर्णन किया गया और राज्य को निर्देश दिया गया। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 351। इसमें कहता है संघ का कर्तव्य होगा। संघ का कर्तव्य, संघ का क्या कर्तव्य है? कहता है अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य है कि हिंदी का प्रसार करें, हिंदी को बढ़ावा दें, प्रसार करें, हिंदी को बढ़ावा दें और इस हिंदी के समृद्धि को सुनिश्चित करें। इसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 351 में राज्य को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार से हिंदी का जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी को बढ़ावा दीजिए, हिंदी का विकास करिए और इसकी समृद्धि को सुनिश्चित करने का आप जो है तरीका निकालिए। जो भी जैसे भी आपको करना है, हिंदी को बढ़ावा दीजिए, हिंदी का विकास करिए, हिंदी के समृद्धि को सुनिश्चित करने का आप प्रयास करिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारे संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 का मतलब नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी। तो इस भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कब कब किया गया? तो सबसे पहला संशोधन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इस भाग 4 में संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया? इसमें जब संशोधन हुआ तो 39 का का जोड़ा गया, उसके बाद 43 का का जोड़ा गया, फिर 48 का जोड़ दिया गया। अगर हम इसको याद रखना चाहें तो याद कैसे रखेंगे? तो इसको हम रीजनिंग की भाषा में समझते हैं। अगर 39 में 4 जोड़ दिया जाए, का देखिए यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी है, तो का को याद कर लेंगे भाई। सब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा का को प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब जगह था। लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो 39 में हम लोगों ने 4 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 43। और इस 43 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 48। तो इस तरीके से हमें याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के 39 का, 43 का और 48 का में परिवर्तन किया गया। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन, कब हुआ ये? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 38 था, कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 38 था, इसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले केवल अनुच्छेद 38 था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा एक और उपबंध की व्यवस्था कर दी गई इसमें। अब क्या हुआ कि जो पहले से वर्णित था उसे अनुच्छेद 38 का 1 कर दिया गया और जो उसमें जोड़ा गया उसे अनुच्छेद 38 का 2 कर दिया गया। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या वर्णित है। अभी केवल हम देखते हैं कि संशोधन कब हुआ और किस में संशोधन हुआ। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 38 में परिवर्तन किया गया, जिसे 38(1) किया गया और नए उपबंध को 38(2) कर दिया गया। जो पहले से वर्णित था उसको 38(1) कर दिया गया। भाई वो पहले से है तो पहले नंबर पे रहेगा, तो जो नया जोड़ा गया वो 38 का 2 कर दिया गया। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002,
86वें संविधान संशोधन 2002 में परिवर्तन क्या किया गया? अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन कर दिया गया। अनुच्छेद 45 में क्या परिवर्तन किया गया? इसमें वर्णन था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। राज्य का कर्तव्य होगा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। देखिए अभी ये भाग 4 में है, तो राज्य का कर्तव्य है, अगर उसकी व्यवस्था है तो वो करे, अन्यथा अगर नहीं करता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा प्रावधान क्यों था? प्रावधान इसलिए था कि अगर सामर्थ्य नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे आपको ये अधिकार दे देगा? जैसे मान लीजिए आपके घर है, घर का मुखिया है, उसके पास व्यवस्था नहीं, पैसा नहीं है, और आप ये नहीं हमको ये कार्य करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम विवाद कर देंगे, हम जाके अपील करेंगे। तो अपील करेंगे कहाँ करेंगे? जब हमारे पास व्यवस्था ही नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं, तो हम आपको क्या सुविधा देंगे? तो यही चीज डीपीएसपी में भी वर्णन था कि राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो करे ऐसा, लेकिन अगर नहीं करता है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहां क्या कहता था अनुच्छेद 45 में कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें, लेकिन अगर नहीं करेगा राज्य तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में राज्य को यह महसूस हुआ कि हमारे पास अब व्यवस्था हो गई है, हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। तो इस संशोधन किया गया और इसको अनुच्छेद 21 में ले जाके जोड़ दिया गया। फंडामेंटल राइट हो गया अनुच्छेद 21, अर्थात आपके मूल अधिकार हो गए। अगर अब नहीं राज्य करता है, अब सरकार ऐसा नहीं करती, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 में वर्णित हो गया, आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हो गया। तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनुच्छेद 21 में ले जाके स्थापित करिए, जो अनुच्छेद 45 से वर्णित था। और अनुच्छेद 21 में जो ही पहुंचेगा ये, अब आपका मूल अधिकार हो गया, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। यहां पर क्या हुआ? अनुच्छेद 45 को जब उठा के अनुच्छेद 21 में कर दिया गया, तो अनुच्छेद 45 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 45 में कहता है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बच्चे हैं उनकी देखभाल करी गई। सरकार की जिम्मेदारी बन गई कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बच्चे हैं उनकी देखभाल करें और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। यहां देखिए 6 वर्ष से ऊपर वाले, 6 से ऊपर के जो हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक के, लेकिन उससे जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो यह अनुच्छेद 45 में वर्णित कर दिया गया कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, प्रारंभिक बाल अवस्था और जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे। प्रारंभिक बाल अवस्था तक देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। आप लोग देखिए सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का पद सृजित किया और उनकी जिम्मेदारी क्या बनाई कि छोटे बच्चे हैं, प्रारंभिक बच्चे, बाल्य अवस्था वाले बच्चे हैं, उनका देखभाल किया जाए, उनको देखभाल करना क्या पौष्टिक आहार दिया जाए। तो शासन सत्ता ये उपलब्ध कराती है और उसके लिए कर्मचारियों की नियुक्त कर दिया और साथ में कहा कि जो 6 वर्ष से कम उम्र बच्चे हैं आप उनको लाके जो है उन्हें शिक्षा दीजिए। तो इस अनुच्छेद 45 में जो है इस चीज का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रारंभिक बाल अवस्था के बच्चों की देखभाल करे और साथ में जो है 6 वर्ष के बच्चे जो कम हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। उसके बाद 97वें संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? ये 2011 में हुआ और इसमें क्या हुआ? अनुच्छेद 43 का खा जोड़ा गया। 43 के खा में क्या जोड़ दिया गया? जो ये सहकारी समितियां हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या किया गया? 43 का खा जोड़ा गया और 43 के खा में ये साधन सहकारी समितियां हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और क्या इसमें जोड़ दिया गया? भाग 9 का
भाग 9 में बी जोड़ दिया गया। इस प्रकार से संविधान में जो हमारा भाग 4 था उनमें जो है संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ ना कुछ जोड़ा गया। एक चीज यहाँ पर और है कि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक चीज और वर्णित है। वर्णित क्या है? कहता है कि 39 का चा था, इसे प्रतिस्थापित किया गया। अब वहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है, संदेह पैदा होता है प्रतिस्थापित क्या शब्द है। तो यहाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 39 का चा प्रतिस्थापित किया गया, तो दो शब्द हैं, एक अंतः स्थापित और एक प्रतिस्थापित। अंतः स्थापित आप स्वतः समझिए, कह रहा है अंतः माने अंदर स्थापित, किसी चीज के अंदर स्थापित, अर्थात किसी भी चीज को आप जोड़िए तो उसको अंतः स्थापित करिए। प्रतिस्थापित, प्रति दूसरे जगह स्थापित करने की बात कर रहा है, अर्थात जो हटा दिया गया, तो उसे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 चा को प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात 39 का चा को हटा दिया गया। हम देखते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व वर्णित है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या चीज वर्णित है। भाई राजनीति निर्देशक तत्व में सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36। या आप यूं समझ सकते हैं कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने अनुच्छेद 35 तक पढ़ लिया था, तो आज नंबर किसका? अनुच्छेद 36। और अनुच्छेद 36 किस में वर्णित है? तो भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 में वर्णित क्या है? तो आप यहां देखिए अनुच्छेद 36 में क्या वर्णित है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में वर्णित है राज्य की परिभाषा। इसमें क्या कहता है? आपको याद होगा कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 था। अनुच्छेद 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा थी। देखिए हमारे नीति निर्देशक तत्व तो कभी कभी संदेह पैदा कर देते हैं। जो संविधान विशेषज्ञ थे वो जब संविधान का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, इसलिए कहीं कहीं इसकी आलोचना भी इसी वजह से होती है। अब अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है भाग 4 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई भाग 3 के अंतर्गत। परिभाषा क्या है? यह कहता है कि राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में थी भाग 3 के अंतर्गत। परिभाषा वही है, भाग 3 में भी वही परिभाषा है और भाग 4 में भी वही परिभाषा दे दी गई। अब देखिए संदेह क्या हुआ कि अनुच्छेद 12 में जब परिभाषा दे दी गई तो अनुच्छेद 36 में देने की क्या जरूरत थी? और बात भी वही कह रहा है कि राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में थी और ये भाग 3 के अंतर्गत थी, और फिर वही राज्य की परिभाषा दे रहा है अनुच्छेद 36 के तहत। तो इसमें यह कहता है कि राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में थी। राज्य की परिभाषा क्या थी? राज्य की परिभाषा क्या थी? भारत सरकार अर्थात संसद, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकारी इकाइयां या अन्य अथॉरिटी। कहने का मतलब जो शासन सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनका एक कॉम्बिनेशन में इसकी परिभाषा की गई, इसके जुड़ा में परिभाषा किया गया जिनके पास भी शक्ति है। तो अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा की बात करते हैं। समझिए, केवल आप इतना ही इसको लिखिएगा अपने नोट्स में। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। परिभाषा क्या है? जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। बस अब देखते हैं, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ सकता है। चलिए आगे चलें। ठीक है, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि इसमें जो भी उपबंध है, किसमें? भाग 4 के अंतर्गत हम पहले ही बताया था ना, देख लिया था उसको, कि इसके जो भी उपबंध हैं वो अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय है। कहने का मतलब ये है कि इसके जो भी उपबंध हैं, जो भी नियम कानून है, देखिए संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि ये अधिकार अपने नागरिकों को दिलाए। राज्य का यह दायित्व है कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। लेकिन अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये क्या कहता है कि इसमें जो भी उपबंध हो अपरिवर्तनीय है। अधिकार तो आपका वर्णित है, लेकिन अगर राज्य वो अधिकार दिलाने में आपसे आनाकानी करता है या किसी कारणवश वो नहीं देना चाहता है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। उससे पहले क्या था?
जो भाग 3 में क्या था कि हमें अधिकारों की गारंटी मिली हुई थी, और अगर हमारे उस अधिकारों में, मूल अधिकारों में जरा से भी छीना झपटी हुई, कमी की गई या उसको रोका गया, तो हम सीधे सीधे कोर्ट पहुंचते थे और कोर्ट हमारे उन अधिकारों को दिलाने में हमारा सहयोग करता था। या अगर किसी ने कहा कि हम आपके मूल अधिकारों में छेड़छाड़ करेंगे, तो हम उसको सीधे धमकी दे देते थे कि अगर आपने हमारे मूल अधिकारों में छेड़छाड़ किया तो हम सीधे कोर्ट पहुंचेंगे, और कोर्ट स्वतः आपको जो है दंडित करेगा, हमारा अधिकार दिलाएगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है अनुच्छेद 37 में कि इसके जो भी उपबंध हैं, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये अपरिवर्तनीय है। राज्य का दायित्व तो है, राज्य का कर्तव्य है कि वो आपको अधिकार दिलाए, लेकिन अगर नहीं दिलाता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे। कैसी सामाजिक व्यवस्था करे? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करे। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण के प्रसार के लिए सामाजिक व्यवस्था करें। सामाजिक व्यवस्था में क्या है? अब लोगों ने देखा होगा, अभी पीछे हम लोगों ने देखा, हमने आपको बताया भी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे परिवर्तन किया गया। जो पहले से वर्णित था उसे 38 का 1 कर दिया गया, और जो बाद में उपबंध जोड़े गए उसके 38 का 2 कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 38 का 1 में क्या वर्णित है। कहता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, राज्य एक ऐसे समाज का निर्माण करे। देखिए यहां निर्देश भाग 4 में किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं उनको निर्देशित किया गया है। कह रहा है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जहां सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय हो। सामाजिक व्यवस्था करे, सामाजिक व्यवस्था करे, कैसा करे? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल जाए, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। सबसे जरूरी क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। लोक कल्याण हो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि विकसित हो, प्रसार हो, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 38(1) में कर दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 38 का 2 जोड़ा गया, उसमें क्या उपबंध किए गए? अनुच्छेद 38 का 2 कहता है राज्य ऐसी व्यवस्था करे जो ये आय की असमानता है। किसकी असमानता है? आय की असमानता है। इसे समाप्त करने का प्रयास करें, इसे रोकने का प्रयास करें। वहां आगे क्या कहता है कि केवल ये व्यक्तियों की आय की असमानता को दूर करने का ना प्रयास करे, व्यक्ति की आय की असमानता को दूर करने का प्रयास ना करे, बल्कि क्या करे? ग्रुप वाले भी, अर्थात एक व्यक्ति की आय की असमानता को दूर करने का प्रयास ना करें। जो आय की असमानता है कि एक बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है, एक उच्च आदमी है, एक निम्न आदमी है, इसकी असमानता को दूर करने का प्रयास करे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह जोड़ा गया और कहा गया कि जो आय की असमानता है इसको समाप्त करने का प्रयास करे राज्य। इसमें भी ख्याल रखे कि केवल व्यक्तियों की आय की असमानता को दूर करने का प्रयास ना करे, बल्कि ग्रुप की प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की जो असमानता है इसे भी समाप्त करने का प्रयास करें। ग्रुप की प्रतिष्ठा, सम्मान, सुविधा, जैसे लोगों को सुविधा मिलती है, अवसर, जो इसकी असमानता है इसको भी समाप्त करने का प्रयास करें। अगर इससे आगे हम लोग आज की क्लास में चलेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए आज की क्लास में बस इतना है। अगर हमारी क्लास दोबारा आप देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पे आइए, एजुकेशन 101 को सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करें।
आप जब सोशल मीडिया पे क्लास को देखें, क्लास पसंद आए तो लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें, आपके कमेंटों का जवाब भी हम देखें।